What is the effect of time on the strength of the planets? तो उसमें हम 9 तरह की strength calculate करते हैं. What I wanted to tell you कि how we examine the strength of planet in how many ways actually. तो उसमें जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले है नतोन्नत, या हम उसको दिव्रात्रि बल बोलते हैं. दिव्रात्रि बल का मतलब होता है कि कुछ प्लैनेट दिन में स्ट्रांग होते हैं, कुछ रात में स्ट्रांग होते हैं. तो आपका बर्थ किस टाइम हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, दैट वी विल एग्जामिन इन दिस. पक्ष बल, बर्थ आपका किस पक्ष में हुआ है, कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में, उसकी वजह से भी कुछ प्लैनेट की स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ेगा, दैट वी विल सी. त्रिभाग बल, मतलब अगर हम दिन के 3 पार्ट करें या रात के 3 पार्ट करें तो उसमें कौन से पार्ट में आपका बर्थ हुआ है, एंड दैट विल आल्सो मेक द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट. देन वर्षाधिपा बल मींस लॉर्ड ऑफ द ईयर, उस साल का जिस साल आपका बर्थ हुआ है उसका लॉर्ड क्या था, उसको कुछ स्ट्रेंथ मिलेगी. मास बल मींस किस मंथ में आपका बर्थ हुआ है. वार मींस की कौन से वीक डे पर आपका बर्थ हुआ है. होरा मींस किस होरा में हुआ है, दैट वी विल सी. आयन मींस डेक्लिनेशन, जो एंगुलर डिस्टेंस था प्लैनेट का फ्रॉम द सेलेस्टियल इक्वेटर कितना था, उससे क्या फर्क पड़ेगा. एंड लास्ट इज द युद्ध बल. दो प्लैनेट के बीच में वार होता है तो एक प्लैनेट जीतता है, एक प्लैनेट हारता है, तो उससे स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा. जस्ट मेंशन, वी विल नॉट डिस्कस इन डिटेल बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द कंप्यूटर हॉरोस्कोप. जहां तक दिवरात्रि बल का सवाल है, मैंने कहा कुछ प्लैनेट दिन में स्ट्रांग होते हैं और कुछ प्लैनेट रात में स्ट्रांग होते हैं. तो ये 3 प्लैनेट जो मून, मार्स एंड सैटर्न, दे आर पावरफुल ड्यूरिंग मिडनाइट, और उसको उस टाइम 60 सास्टेंस का स्ट्रेंथ मिलता है. और मिडनाइट का मतलब होता है कि जैसे मिड डे होता है इन एस्ट्रोलॉजी, दैट इज सनराइज टू सनसेट, दैट इज द डे, एंड सनसेट टू सनराइज इज ए नाइट. तो मिडनाइट मींस कि उसका जो सनसेट से सनराइज का जो मिडिल पोर्शन है, वहां पर ये प्लैनेट मून, मार्स और सैटर्न को पूरा स्ट्रेंथ मिलता है, 60 सास्टेंस का मिलता है. और अगर मिड डे में बर्थ हुआ है तो दिन के जैसे सनराइज से सनसेट के बीच का टाइम जो है, तब ये प्लैनेट की स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी और रात से दिन तक जो है वो स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी. इसी तरह से जो 3 प्लैनेट हैं, सन, जुपिटर एंड वीनस, they are supposed to be powerful, most powerful during the midday time, मतलब दिन का जो मिड टाइम है, सनराइज से सनसेट के बीच का टाइम है, उस टाइम दे आर मोस्ट पावरफुल, और मिडनाइट पर उनकी स्ट्रेंथ 0 हो जाती है. और एक प्लैनेट जो मरकरी है, वही एक ऐसा प्लैनेट है उसका दिन रात का कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता है, उसकी स्ट्रेंथ हमेशा एक सी रहती है, उसको हमेशा 60 सास्टेंस की बल मिलता है. तो ये सिर्फ इतना होने से कि बर्थ दिन में हुआ है या रात में हुआ है, किस टाइम हुआ है, तो इट विल मेक ए डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ सर्टेन प्लैनेट्स. ऐसे ही जब हम पक्ष बल की बात करते हैं तो हम जानते ही हैं कि लूनर मंथ के अंदर 2 पक्ष होते हैं, पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष. तो कहा जाता है कि जो भी मेलिफिक प्लैनेट होते हैं, और हम जो मेलिफिक की यहाँ बात कर रहे हैं, दैट इज नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट्स, दे आर पावरफुल ड्यूरिंग कृष्ण पक्ष. अगर आपका कृष्ण पक्ष में बर्थ हुआ है तो मेलिफिक प्लैनेट पावरफुल हो जाते हैं, और जो बेनिफिक प्लैनेट होते हैं वो शुक्ल पक्ष में पावरफुल होते हैं. तो पक्ष का भी फर्क पड़ता है प्लैनेट की स्ट्रेंथ पर, और जितने भी जो मेलिफिक प्लैनेट होते हैं वो पावरफुल होते हैं कृष्ण पक्ष में, और बेनिफिक प्लैनेट पावरफुल होते हैं शुक्ल पक्ष में. और आपका बर्थ कृष्ण पक्ष में हुआ है या शुक्ल पक्ष में, कैसे आप उसको मालूम करेंगे. तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप मून के लॉन्गिट्यूड में से सन के लॉन्गिट्यूड को माइनस कर दीजिए. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द लॉन्गिट्यूड ऑफ सन फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड ऑफ मून. और हमेशा मून के लॉन्गिट्यूड में से ही सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में डिफरेंस नहीं निकालना. ऑलवेज सब्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ सन फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड ऑफ मून. अगर सब्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, और if moon longitude is less than the sun's longitude, then you add 360 degree in the moon's longitude and then subtract. तो अगर ये difference is less than 180, then it means your birth has taken place in the शुक्ल पक्ष, और अगर ये difference more than 180 है, it means your birth has taken place in the कृष्ण पक्ष. और इसको हम वैसे भी तिथि भी मालूम कर सकते हैं कि किस तिथि में बर्थ हुआ है. जो भी ये डिफरेंस आएगा उसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो you get the तिथि also. जो भी quotient +1 होगा, that will be the तिथि on which the birth has taken place.
एक त्रिभाग बल होता है कि जैसे कहा कि सनराइज से सनसेट के बीच का अगर आपका दिन का बर्थ हुआ है तो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही अगर रात में बर्थ हुआ है तो उसको 3 पार्ट में, रात को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए एंड देन यू सी कि दिन और रात के किस भाग में बर्थ हुआ है आपका। तो अगर फर्स्ट पार्ट में हुआ है तो मरकरी को एक एडिशनल स्ट्रेंथ मिल जाती है 60 सास्टेंश की। सेकंड 1/3 पार्ट ऑफ द डे होता है तो सन को मिलता है। थर्ड 1/3 पार्ट ऑफ द डे होता है तो सैटर्न को मिलता है। ऐसे ही रात में मून, वीनस और मार्स को मिलता है। और इसके अतिरिक्त क्योंकि एक प्लैनेट को तो ये स्ट्रेंथ मिल गई, जुपिटर को भी हमेशा त्रिभाग बल 60 सास्टेंश मिलता है इस कैलकुलेशन में। अब बल और वर्षाधिपा हमने लॉर्ड ऑफ द ईयर। लॉर्ड ऑफ द ईयर मतलब क्या हुआ कि जिस विक्रमी ईयर में आपका बर्थ हुआ है, जिस विक्रमी ईयर में आपका बर्थ हुआ है, उस जो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर उसका लॉर्ड क्या था, उस दिन का लॉर्ड क्या था। तो उस प्लैनेट को एक 15 सास्टेंश का स्ट्रेंथ मिल जाता है। दैट प्लैनेट इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ द ईयर। देन मास बल, लॉर्ड ऑफ द मंथ, किस मंथ में बर्थ हुआ है आपका और उस मंथ का स्टार्टिंग डे कौन सा था और उस दिन का लॉर्ड क्या था। तो दैट प्लैनेट गेट द स्ट्रेंथ ऑफ 30 सास्टेंश। वार बल मींस द वीक डे लॉर्ड, जिस दिन में आपका, जिस वीक डे में आपका बर्थ हुआ उस दिन का लॉर्ड क्या है, उसको 45 सास्टेंश की स्ट्रेंथ मिलती है। और उसके बाद होता है होरा बल। होरा, आई डोंट नो, आई हैव टोल्ड यू, बट एक दिन में जो है वो 24 होरा होते हैं, जैसे कि घंटे आवर होते हैं, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में एक दिन में 24 होराज होते हैं। और अगर हम सनराइज से स्टार्ट करें, एंड यू सी ऑलवेज द रेफरेंस पॉइंट इज द सनराइज इन एस्ट्रोलॉजी। तो अगर हम सनराइज से स्टार्ट करें तो पहला होरा जो होता है वो उसी दिन का होता है जो उस दिन का लॉर्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि आज वेडनेसडे है, सपोज टुडे इज द वेडनेसडे, तो लेट अस से कि सनराइज इज एट 6 o'clock। तो 6 से 7 बजे के बीच का जो होरा होगा वो किसका होगा, मरकरी का, वो मरकरी का होगा। और उसके बाद जो सेकंड हो रहा होता है कि अगर हम थर्ड लें फ्रॉम द बैक साइड, कि अगर आज वेडनेसडे है तो पीछे की तरफ से अगर हम तीसरा दिन लें तो कौन सा होगा, मंडे होगा। और मंडे का लॉर्ड होता है मून। इट मीन्स कि जो सेकंड हो रहा होगा 7 से 8 बजे का, वो मून का हो रहा होगा। फिर तीसरा हो रहा, उससे फिर आप थर्ड जाइए बैक साइड में, मून से आप थर्ड जाएंगे तो संडे एंड सैटरडे, तो सैटर्न का हो रहा हो गया। फिर जुपिटर का हो रहा हो गया, फिर मार्स का हो रहा हो गया। तो इस तरह से होराओं का सीक्वेंस होता है कि जिस टाइम सनराइज हुआ उस पर्टिकुलर डे में, उस दिन में फर्स्ट हो रहा उसी का होता है जो उस वीक डे का लॉर्ड होता है, एंड सेकंड हो रहा इज द थर्ड फ्रॉम द बैक साइड। और अगर फ्रंट से देखना है तो सिक्स्थ फ्रॉम दैट प्लैनेट, उस प्लैनेट से छठा। जैसे मरकरी है तो मरकरी से अगर आप 6 काउंट करेंगे तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो मून का हो रहा हो गया। तो इस तरह से आप सिक्स्थ आगे काउंट करते चले जाइए या थर्ड वाला बैक साइड में काउंट करते चले जाइए। So these are the horas. The day has been divided into 24 horas, and these horas are very important in astrology. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप मुहूर्त करते हैं या कोई ऑस्पिशियस टाइम आपको मालूम करना पड़ता है और आपके पास समय है नहीं कि हम देखें कि कौन सा शुभ समय है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, या अच्छे मुहूर्त का हम वेट नहीं कर सकते, इमरजेंसी है कोई भी, तो कोई भी शुभ हो रहा, जिसका भी हो, शुभ प्लैनेट का हो रहा, उसमें हम काम कर देते हैं, एंड दैट इज रियली गुड एक्चुअली। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जैम पहनना है, लेट्स से कि एमरल्ड की जैम पहननी है, आपको अंगूठी पहननी है, तो आप मालूम है कि सनराइज से 1 घंटे तक मरकरी का होरा रहेगा, तो उस मरकरी की होरा में पहन लीजिए। या कोई शुभ काम करना है तो जुपिटर के होरा में कर लीजिए, वीनस के होरा में कर लीजिए। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क यू कैन डू इन अ पर्टिकुलर होरा। और जैसे कहा कि जो दिन है, या सॉरी डे है, सनराइज टू सनराइज, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 होरास। तो जो होरा में आपका बर्थ होता है, दैट प्लैनेट गेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ 60 सास्टेंश। एक आयन बल होता है। आयन इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सेलेस्टियल इक्वेटर। और जो कहा गया कि जो 0 डिग्री ऑफ द जोडियक है, तो अगर हम 0 से 90 डिग्री तक जाएंगे तो ये जो डेक्लिनेशन बढ़ता चला जाता है, फ्रॉम 0 इट बिकम्स 23 डिग्री एंड 27 मिनट्स। जो मैक्सिमम डेक्लिनेशन होता है किसी भी प्लैनेट का, दैट इज 23 डिग्री एंड 27 मिनट्स। फिर 90 से 180 पर आते हैं तो ये डेक्लिनेशन घटता जाता है, 0 हो जाता है।
फिर जब हम 180 से 270 जाते हैं तो ये फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड एट 270 इट बिकम्स 23 डिग्री एंड 27 मिनट्स, और 360 डिग्री पर फिर जीरो हो जाता है। और जब प्लैनेट का मूवमेंट 0 to 180 डिग्री होता है ज़ोडिएक में, दैट इज नोन एज ए नॉर्थ डिक्लिनेशन और द पॉजिटिव डिक्लिनेशन। और जब प्लैनेट का मूवमेंट 180 to 360 डिग्री के बीच में होता है, दैट इज नोन एज ए नेगेटिव डिक्लिनेशन और द साउथ डिक्लिनेशन। और इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को लगाकर हम आयन बल निकाल लेते हैं। वी नीड नॉट टू डिस्कस द फॉर्मूले, बट दिस इज द मेथड बाय व्हिच वी फाइंड आउट द डिक्लिनेशन स्ट्रेंथ और द आयन बल। लास्ट में हम इसमें युद्ध बल करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि दो प्लैनेट के बीच में युद्ध कब होता है। इसमें दो तीन चीजें हैं। पहले तो सन और मून, they never enter into war with any planet. Overall planet है, they will never enter into war with any other planet. इसके अलावा अगर दूसरे planet हैं कोई भी, और अगर उन दोनों के बीच का distance 1 डिग्री से कम है, if any two planets are within 1 degree of each other, then we say that the planets are at war. Planets में युद्ध हो रहा है। और जब वार होगा या युद्ध होगा तो नेचुरली एक जीतेगा, एक हारेगा। एक की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एक की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो उसका भी सिस्टम है कि हम क्या करते हैं कि जो अभी तक हमने कैलकुलेशन किया है, हमने क्या किया है, पोजीशन स्ट्रेंथ कैलकुलेट की है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट की है, और जो टेम्पोरल स्ट्रेंथ कैलकुलेट की थी अप टू होरा बल, वो दोनों प्लैनेट का हम ऐड कर देते हैं कि एक जो वार हो रहा है, मान लीजिए P1 एंड P2 आर द प्लैनेट, तो P1 का ये स्ट्रेंथ कितना है और P2 का स्ट्रेंथ कितना है, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। और जो प्लैनेट जीतता है वार में, उसकी स्ट्रेंथ में वो डिफरेंस ऐड कर देते हैं, और जो प्लैनेट हारता है उसकी स्ट्रेंथ में हम उसको डिफरेंस को माइनस कर देते हैं। तो एक प्लैनेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और एक प्लैनेट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बट क्वेश्चन इज की हु विंस द वार, विच प्लैनेट विल विन द वार। उसमें ये कहा गया कि जिस प्लैनेट का लॉन्गिट्यूड कम होता है, विच हैज ए लेसर लॉन्गिट्यूड, दैट इज द विनर, एंड द प्लैनेट हैविंग ए हायर लॉन्गिट्यूड इज अ लूजर। तो उस मेथड से हम डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और किसकी स्ट्रेंथ कम होगी। बट मेन थिंग इज कि यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जो सन एंड मून दे विल नेवर इनटू वॉर, और बाकी अगर किसी भी दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस 1 डिग्री से कम है तब ये वार का क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज दिस विल नॉट हैपन एक्चुअली। लास्ट में, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोशनल स्ट्रेंथ। जो चेष्टा बल हम बोलते हैं, मोशनल स्ट्रेंथ हम बोलते हैं उसको, और दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स। वो कहा जाता है कि जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं तब उसको मोशनल स्ट्रेंथ या चेष्टा बल मिलता है, और चेष्टा बल मिलने से नेचुरली द प्लैनेट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, उसको स्ट्रेंथ ज्यादा मिल जाती है। तो बेसिक जो कंसेप्ट है, और जिसके बारे में काफी कंफ्यूज रहते हैं लोग कि अगर प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा तो उसके रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे, तो बेसिक चीज ये है कि जब जैसे ही प्लैनेट कोई भी रेट्रोग्रेड होता है तो पहली चीज तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो इट विल बिकम मोर बेनिफिक, और अगर मेलिफिक है तो इट विल बिकम मोर मेलिफिक। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जैसे ही प्लैनेट रेट्रोग्रेड हुआ या वक्री हुआ, उसकी स्ट्रेंथ आपको बढ़ जाती है। दूसरा, लोग कहते हैं कि उसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे, और इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। कोई कहता है कि पिछले घर के मिलेंगे, इस घर के मिलेंगे, उस घर के मिलेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट क्लियर एक्चुअली। उसका जो जानने का तरीका सिर्फ एक सिंपल है, दैट आई थिंक इन केस यू अंडरस्टैंड देन इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट का, अगर मान लीजिए कि बर्थ के टाइम कोई आपके हॉरोस्कोप में एक प्लैनेट है जो रेट्रोग्रेड है, कोई प्लैनेट है जो रेट्रोग्रेड है, बर्थ के टाइम होना चाहिए, और जब वो प्लैनेट ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड होगा, जब वो प्लैनेट ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड होगा, तब उसका इन्फ्लुएंस आपके हॉरोस्कोप पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा कि जो आपके नेटल चार्ट में जो प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, उसको आपको देखना पड़ेगा कि उसका इन्फ्लुएंस किन किन हाउसेस के ऊपर है, और जैसे ही ट्रांजिट में जब वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उन हाउसेस में चेंज लाने की कोशिश करता है। I'll just give you an example. Let's say कि शनि
किसी हॉरोस्कोप में लग्न में रेट्रोग्रेड है, बर्थ के टाइम आपने देखा कि शनि आपका लग्न में प्लेस्ड है और वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है आपके हॉरोस्कोप में, तो इसका मतलब उसका इन्फ्लुएंस जो हुआ किन किन हाउसेस के ऊपर हुआ, फर्स्ट हाउस के ऊपर हुआ, थर्ड हाउस के ऊपर हुआ, सेवेंथ हाउस के ऊपर हुआ और टेंथ हाउस के ऊपर हुआ। इसका मतलब जब शनि रेट्रोग्रेड होगा, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि शनि रेट्रोग्रेड है, इसका मतलब वो शनि इन हाउसेस में चेंज लाने की कोशिश करेगा। और अगर हम कहें कि पर्टिकुलरली जैसे टेंथ हाउस को भी देख रहा है जो प्रोफेशन का हाउस है, तो ऐसे व्यक्तियों की आप देखेंगे कि प्रोफेशन में इस टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जो आपका वर्क प्लेस होता है वहां पर कुछ ना कुछ चेंज होगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा या कोई बॉस चेंज हो जाएगा या आपका वर्क में कुछ रीएलोकेशन हो जाएगा, कुछ भी मतलब हो सकता है, वहां पर चेंज आएगा। इसका अर्थ ये हुआ सर कि मान इसमें, लीजिए, हाँ सॉरी सर, क्विक क्वेश्चन। हाँ पूछिए। सो ट्रांजिट में वो कहीं पे भी हो, सैटर्न किसी भी हो, कहीं लेकिन भी हो, वी आर नेटल नॉट से देखना कंसर्न है। कि वो, हाँ वो कहाँ पर है, दैट इज इमटेरियल। तो बट नेटल जैसे से ही, देखना है कि कहाँ कहाँ दृष्टि है उसकी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके हॉरोस्कोप में नेटल चार्ट में जो शनि है वो किन किन हाउसेस के साथ एसोसिएटेड है, उन हाउसेस में वो चेंज लाने की कोशिश करेगा। अब जो, Only if it is retrograde, right? हाँ ओनली Only if it is इट हैज टू बी रेट्रोग्रेड इन द नेटल चार्ट। अगर रेट्रोग्रेड नहीं है देन इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इन योर हॉरोस्कोप एक्चुअली, फिर कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। रेट्रोग्रेड And होना, which else, which other planets also, if they are retrograde, they'll bring changes? करेक्ट करेक्ट। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपके हॉरोस्कोप में बहुत ज्यादा प्लैनेट रेट्रोग्रेड, कभी कभी देखेंगे आप बहुत सारे हॉरोस्कोप में 3-4 प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड होते हैं बर्थ के टाइम, 3-4 प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड होते हैं बर्थ के टाइम। तो उसका मतलब ये हुआ कि दे हैव द इन्फ्लुएंस ऑन मोस्ट ऑफ द हाउसेस। और जैसा अभी आप देखेंगे कि हर प्लैनेट तो रेट्रोग्रेड होता ही है हर साल, तो हर बार जो है उन हाउसेस में चेंज आएगा, और चेंज आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ में इनस्टेबिलिटी आएगी, लाइफ में उथल पुथल होगी, बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, विच इज नॉट गुड फॉर द प्रोस्पेरिटी इन द लाइफ, फॉर स्टेबिलिटी इन द लाइफ। तो ये देखा गया कि अगर किसी भी नेटिव के ज्यादा प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं बर्थ के टाइम में, तो उस नेटिव की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती, काफी चेंजेस होते रहते हैं, तो एक जो प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, वो नहीं आती। इसलिए ज्यादा प्लैनेट का रेट्रोग्रेड होना बर्थ के टाइम बहुत अच्छा नहीं माना गया। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाई दिस प्लैनेट्स बिकम रेट्रोग्रेड। कभी ऐसा तो होगा नहीं कि वो जोडियक में उल्टा घूमने लगेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। All planets have a direct motion only. They can't move backward. But हमें पृथ्वी से वो उल्टे घूमते हुए नजर आते हैं। पृथ्वी से हमें लगता है कि as if they are moving in a backward direction. Why it happens? बेसिक प्रिंसिपल है कि जब किसी भी दो प्लैनेट के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मूवमेंट होगा, किसी भी दो चीजों के बीच में जब रिलेटिव मूवमेंट होता है, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि एज इफ द अदर वन इज मूविंग इन ए बैकवर्ड डायरेक्शन। सिंपल सा एग्जांपल है, आप ट्रेन में जा रहे हैं और दूसरी साइड से दूसरी ट्रेन भी आ रही है, तो दोनों में रिलेटिव मूवमेंट है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि एज इफ द ट्रेन इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम फंडा, सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर कि when there is a relative movement between the two planets, then it appears as if one of the planet is moving in a backward direction. So that is the basic principle of being retrograde, planet being retrograde. But in actual, no planet moves in the backward direction. Only thing is that they appear to be moving from the Earth. Now the question is कि there has to be a relative motion, relative movement between the two planets. Otherwise, there's no question of being retrograde. Retrograde होगा ही नहीं जब तक relative movement नहीं होगा। Just one question. Just one question. कैसे पता चलेगा between two planets and the movements कौन सा planet retrograde है और कौन सा नहीं है? हाँ, obviously बता रहा हूँ, I'm coming to that only. अच्छा, I'm coming to that only. अब देखिए कि दो प्लैनेट के बीच में रिलेटिव मूवमेंट होना चाहिए, जब भी होगा। अगर हम सन को कंसिडर करें, सन क्या है? सन इज ए स्टेशनरी प्लैनेट, सन इज नॉट मूविंग, सन इज ए स्टेशनरी प्लैनेट। तो सन और अर्थ के बीच में रिलेटिव मूवमेंट तो कोई नहीं हुआ,
सन और अर्थ के बीच में रिलेटिव मूवमेंट तो नहीं हुआ, तो नेचुरली सन कैन नॉट बी रेट्रोग्रेड, सन विल नेवर अपीयर टू बी मूविंग इन द रेट्रोग्रेड मोशन। और अगर हम मून की बात करें तो मून इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 13 to 15 degree per day, whereas earth is moving at the rate of 1 degree. So in comparison to moon, because moving at a very fast speed as compared to the earth, it appears that earth is stationary as compared to the moon. So one of them is stationary, like a stationary thing. So naturally moon can also never be retrograde. तो इसलिए सन और मून जो है ये कभी रेट्रोग्रेड नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जो रिलेटिव मूवमेंट है वो नहीं है। और इसका अर्थ ये हुआ कि सन मून को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड हो सकते हैं। और जब आप उसको वैसे एग्जामिन करेंगे देन यू फाइंड दैट कि जो इनर प्लैनेट हैं, जो मरकरी एंड वीनस है, जब वो सन के बहुत पास होते हैं तब वो रेट्रोग्रेड मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और बाकी प्लैनेट मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न जब सन के बहुत दूर होते हैं, सन के अपोजिट होते हैं, तब वो मूव करते हुए रेट्रोग्रेड मोशन में दिखाई पड़ते हैं। तो जब आप देखेंगे कि कोई प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में रेट्रोग्रेड है, तो मरकरी, वीनस के केस में देखेंगे कि दीस प्लैनेट्स आर वेरी नियर टू द सन एंड एट दैट टाइम दे बिकम रेट्रोग्रेड। Whereas जो मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न है, जब वो सन के अपोजिट होंगे, जब उनके बीच का डिस्टेंस सन एंड दैट प्लैनेट इज 180 डिग्री, देन दे कैन बिकम रेट्रोग्रेड, अदरवाइज नॉट। तो ये डिग्री देखकर भी थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाता है। हमने कहा कि जो दो प्लैनेट है मरकरी, वीनस, हमको इनर प्लैनेट बोलते हैं, इंफीरियर प्लैनेट बोलते हैं, और जो बाकी प्लैनेट है मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, दे आर नोन एज ए सुपीरियर प्लैनेट। Why inferior and superior? Because Mercury and Venus, they are not allowed to move away from a particular distance from the sun. They are not free to move at any distance from the sun. So that's why they are known as inferior planet. Whereas Mars, Jupiter and Saturn, they can move any distance from the sun. They can be away from the sun at any distance actually. इसीलिए इनको superior planet हमने कहा। और जहाँ तक प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन का सवाल है, आप देखिए कि मरकरी जो है वो साल में 3 बार रेट्रोग्रेड होता है, हर साल 3 बार रेट्रोग्रेड होता है, और एक बार में इट गेट्स रेट्रोग्रेड फॉर अबाउट 24 डेज। तो साल में 24 डेज करके 3 बार, हर साल 3 बार रेट्रोग्रेड होता है। या हम कहें कि साल को अगर हम कंसिडर करें तो 19.7% ऑफ द टाइम इट इज इन द रेट्रोग्रेड मोशन। सैटर्न जो है वो साल में एक बार रेट्रोग्रेड होता है एंड दैट इज फॉर 140 डेज। 140 डेज के लिए शनि साल में हर साल, जैसे अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है और सितंबर में जाके डायरेक्ट होगा, तो इट रिमेन्स रेट्रोग्रेड फॉर 140 डेज। इट मींस इट रिमेन्स रेट्रोग्रेड फॉर 36.39% ऑफ द टाइम। ऐसे ही जुपिटर, वो भी साल में एक बार रेट्रोग्रेड होता है and for 120 days. Every year Jupiter is also retrograde, जो अभी चल भी रहा है, आप देख रहे हैं उसको, and it gets retrograde for 120 days. It means 30.2% of the time. Now Mars and Venus, they get retrograde once in 2 years. They don't get retrograde every year. They get retrograde once in 2 years. और उसमें जो है मंगल, मार्स जो है वो 80 डेज के लिए रेट्रोग्रेड होता है, 9.33% ऑफ द टाइम, whereas Venus gets retrograde for 42 days, that is 7.22% of the time. तो ये रेट्रोग्रेड होने का जो हर प्लैनेट का है वो इस तरह से वो रेट्रोग्रेड होते हैं इतने टाइम के लिए, और साल में इतने बार या 2 साल में मार्स एंड वीनस एक बार रेट्रोग्रेड होते हैं। तो इसका एक तो आपने ये देखा कि रेट्रोग्रेड होने से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, बेनिफिक और ज्यादा बेनिफिक हो गया, मेलिफिक और ज्यादा मेलिफिक हो गया। और जिन जिन हाउसेस के में अगर नेटल चार्ट में ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं और जिन जिन हाउसेस के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है, उसमें चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे प्लैनेट का रेट्रोग्रेड होना लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया। और particularly Mars and Venus के बारे में, जैसा I think I have told you that there is a small book by the name Retrograde Planets, and it's written by an English lady. Her name is also English, Inglish.
तो उसने काफी रिसर्च की अबाउट द रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। तो उसने ये तो सब बातें कही, बट मार्स वीनस के बारे में कहा कि अगर किसी फीमेल के हॉरोस्कोप में Mars retrograde है, then she is likely to get involved in some sex scandal. Similarly, if Venus is retrograde in the male horoscope, then that male is likely to get involved in some sex scandal. So these people should Can I ask a question? Definitely. When you're saying ये female के लिए Mars का हो सकता है, you know whatever, तो ये क्या birth के time की बात कर रहे हैं आप? सब birth के time होना चाहिए। अगर birth के time Mars retrograde only है, if Mars is retrograde in your birth chart, then only this possibility is there. okay. Mars has to be retrograde in your birth chart, then only this possibility is there. But possibility है, मतलब it may not happen, but there is a possibility. No, it happens. That's why they have done a lot of research, because Mars is a planet of sex in the case of female. Venus is a planet of sex in the case of males. तो retrograde होने से उसका जो research हुई है, जो उन्होंने observe किया है, on that basis they have concluded. They might have seen a lot of horoscopes actually. So this is one of the very strong possibility. Okay. तो इस तरह से हम फिर ये डिफरेंट तरीके से वो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम चेष्टा बल निकालते हैं हर प्लैनेट का, कि हर प्लैनेट का चेष्टा बल क्या है। एंड लास्ट में जो स्ट्रेंथ हम निकालते हैं, दैट इज एस्पेक्ट स्ट्रेंथ। एंड इट्स नाउ यू विल सी दैट दिस इज एंटायरली डिफरेंट देन व्हाट वी हैव रेड सो फार। एस्पेक्ट स्ट्रेंथ, एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि कौन कौन से प्लैनेट का आपके किस प्लैनेट के ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रही है। और जैसा आपने देखा कि जो शुभ प्लैनेट की दृष्टि होती है तो प्लैनेट को स्ट्रेंथ मिलती है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलती है, और अगर मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि होती है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। द एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिक इज कंसिडर्ड गुड, वेयर इज द एस्पेक्ट ऑफ मेलेफिक इज कंसिडर्ड बैड एक्चुअली। ये यहाँ तक तो हम लोगों ने सबने पढ़ा, और ये भी कहा कि हर प्लैनेट का जो 180 डिग्री पर या अपोजिट हाउस के ऊपर पूरा एस्पेक्ट होता है, और इसके अलावा कुछ प्लैनेट का जो स्पेशल एस्पेक्ट भी होते हैं, जैसे मंगल का ऑन 4th and 8th पोजीशन, जुपिटर राहु केतु का 5th and 9th पोजीशन, एंड सैटर्न का 3rd and 10th पोजीशन। दिस इज व्हाट वी हैव रेड सो फार, बट दिस इज नॉट द फैक्ट एक्चुअली, क्योंकि हमने जो कहते हैं कि 180 डिग्री पर एस्पेक्ट होता है, इट्स ओनली वी कंसीडर बिकॉज दैट इज द फुल एस्पेक्ट ऑफ दैट प्लैनेट। बट फैक्ट क्या है कि हर प्लैनेट का अगर अपने से 30 डिग्री तक तो कोई एस्पेक्ट नहीं होता, किसी भी प्लैनेट का अपने से 30 डिग्री तक कोई एस्पेक्ट नहीं होता, और 30 डिग्री पर उस प्लैनेट का एस्पेक्ट शुरू हो जाता है, एंड दिस एस्पेक्ट कंटिन्यूज अप टू 300 डिग्रीज, और फिर 300 to 360 डिग्री कोई एस्पेक्ट नहीं होता। हर प्लैनेट जो है एस्पेक्ट करना शुरू करता है at 30 degree from its own position, and this aspect continues up to 300 degree. Or if we say there is no aspect 30 degree in front of it and 60 degree behind it, but 30 डिग्री से 300 डिग्री तक हर पॉइंट के ऊपर एस्पेक्ट होता है, और एस्पेक्ट कम होता है, डेफिनेटली पूरा एस्पेक्ट नहीं होता जो 180 डिग्री पर होता है, बट it has an aspect on each point from 30 to 300 डिग्री। तो उसके लिए जो हम क्या करते हैं कि इस केस में हम हर प्लैनेट का एस्पेक्ट कंसिडर करते हैं ऑन ऑल द प्लैनेट्स, हर प्लैनेट का एस्पेक्ट कंसिडर करते हैं ऑन ऑल द प्लैनेट्स। कैसे करेंगे कि हम हर प्लैनेट का, जैसे हम मान लीजिए हम सन का एस्पेक्ट consider कर रहे हैं with on all other planet, then we find out the aspect angle between sun and all other planets. Aspect angle मतलब कितना दोनों में दूरी है, और aspect angle का जो फॉर्मूला होता है वो longitude of aspected body minus aspecting body. Aspected मतलब जिसको देखा जा रहा है, और aspecting मतलब जो देख रहा है प्लैनेट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, and we always have to subtract longitude of aspected minus longitude of aspecting. ये difference नहीं है, और we can't reverse it actually. Always aspected minus aspecting. और अगर ये negative आता है तो we are 360 degree in it actually. अब question is कि how the aspect varies. कितना कितना aspect होता है किस किस angle पर. That we just have a look at it actually.
ये ग्राफ है, ये ग्राफ बता रहा है कि कैसे कैसे जो एस्पेक्ट होता है, कितना कितनी उसकी स्ट्रेंथ होती है एट ईच पॉइंट। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसमें एस्पेक्ट एंगल हमने दिखाया और वाई एक्सिस में एस्पेक्ट वैल्यू दिखाई कितनी है। तो 30 डिग्री तक अगर एस्पेक्ट एंगल है, देयर इज नो एस्पेक्ट, एस्पेक्ट वैल्यू इज 0। और 30 डिग्री के बाद एस्पेक्ट वैल्यू शुरू हो जाती है और 60 डिग्री तक इट बिकम्स जस्ट यू सी, सॉरी, डिग्री पर जाकर ये 15 साष्टांश हो जाती है। जैसे यहाँ पर है ये 60 डिग्री पर 15 साष्टांश हो गई, यहाँ 30 डिग्री पर शुरू हुई और 60 डिग्री पर जाकर 15 साष्टांश हो गई, फिर बढ़ती है और 60 से 90 डिग्री के बीच में इट बिकम्स हाउ मच, 45 साष्टांश। 45 साष्टांश इज नॉट लेस, इट्स जस्ट 3/4 ऑफ द टोटल एस्पेक्ट। तो यहाँ पर 90 डिग्री पर जाकर ये 45 साष्टांश हो जाती है। फिर 90 से 120 डिग्री माइनस कम होती है और 120 पर जाकर ये 30 साष्टांश हो जाती है। और 120 के बाद सडन ड्रॉप होता है और 150 पर जाकर ये वैल्यू 0 हो जाती है। और 150 से 180 के बीच में सडन जंप होता है और 180 पर जाकर ये पूरा एस्पेक्ट जो हम कंसिडर करते हैं इट बिकम्स 60 साष्टांश, 60 साष्टांश हो जाता है। और 180 से 300 के बीच में शार्प ड्रॉप होता है और 300 पर जाकर ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक एस्पेक्ट नहीं कंसिडर कर रहे हैं जो हम यूजुअली कर रहे थे, वी आर कंसिडरिंग द एस्पेक्ट वैल्यू ऑन ईच पॉइंट एंड at certain point you find that this is 45 and here it is more than 45, it is almost 60, जो कि हम कंसिडर नहीं करते हैं नॉर्मल केस में जो है। बट यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से कंसिडर करेंगे कि हर एंगल पर उस प्लैनेट का एस्पेक्ट स्ट्रेंथ कितना होगा। तो वी कंसिडर लाइक दिस, नॉट लाइक द रूटीन मेथड एक्चुअली। और दूसरा जो कुछ प्लैनेट का जो हमने कहा कि स्पेशल एस्पेक्ट होता है, जैसे कि मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न का स्पेशल एस्पेक्ट होता है। तो स्पेशल एस्पेक्ट की वैल्यू पूरी नहीं होती, वो कम होती है थोड़ी सी। जैसे हमने कहा कि मंगल का एस्पेक्ट है ऑन 4th एंड द 8th पोजीशन। 4th मतलब कि 90 से 120 डिग्री के बीच में और 8th मींस 210 to 240 डिग्री के बीच में। तो ये मंगल का स्पेशल एस्पेक्ट हो गया। जुपिटर का 5th एंड 9th पोजीशन में, 5th मीन्स कि 120 to 150 और 9th मीन्स 240 to 270 डिग्री। और सैटर्न का 3rd एंड 10th, 3rd मीन्स 60 to 90 डिग्री एंड 10th मीन्स 270 to 300 डिग्री। तो अगर एस्पेक्ट एंगल इसके बीच में आता है तो वी ऐड दिस स्पेशल एस्पेक्ट आल्सो इन द एस्पेक्ट स्ट्रेंथ। तो मंगल का जो स्पेशल एस्पेक्ट है वो सबसे कम है, दैट इज ओनली 15 साष्टांश। जुपिटर का उससे ज्यादा है विच इज 30 साष्टांश और सैटर्न का जो स्पेशल एस्पेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 45 साष्टांश। तो इस तरह से हम जो हर प्लैनेट का एस्पेक्ट ऑन ऑल अदर प्लैनेट्स वी कंसिडर, नॉट लाइक कि अगर जो हम लोग अभी तक कंसिडर कर रहे थे कि जो फुल एस्पेक्ट है 7th पोजीशन में और बाकी का भी हम 4th, 8th, 5th, 9th and all those we were considering, but that is not the correct method. Correct method is this कि हर एंगल पर आपको निकालना है कि कितना कितना एस्पेक्ट होगा। And these things are considered while calculating the strength of the planet. तो हम लोग बहुत डिटेल में, जैसा आपने देखा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट है निकालना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे थे कि हम डिग्री देख के वी हैव ए रफ असेसमेंट, नॉट द एग्जैक्ट असेसमेंट। एग्जैक्ट असेसमेंट जब भी होगा जब हम 6 तरह की स्ट्रेंथ निकालेंगे जिसको हम शटबल बोलते हैं। एंड यू सी फ्रॉम हाउ मेनी एंगल वी एग्जामिन द स्ट्रेंथ, each angle we examine the strength, then only we have a exact assessment of the strength what we can expect from this planet, otherwise हमें कैसे पता लगेगा। और उसमें कहा कि रिजल्ट देने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए स्ट्रेंथ की, कि जब तक वो प्लैनेट उतना स्ट्रेंथ नहीं होगी जब तक इसका मतलब वो प्लैनेट वीक प्लैनेट है। और ये उसको हर प्लैनेट की जो शटबल बताया गया
कि उसको पावरफुल होने के लिए कितना मिनिमम शेड्यूल होना चाहिए, वो यहाँ लिखा हुआ है कि सन जो है वो 6.5 रूपा उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए टोटल, मून की 6 होनी चाहिए, मार्स की 5 होनी चाहिए, मरकरी का 7 होना चाहिए, जुपिटर का 6.5 होना चाहिए, वीनस का 5.5 होना चाहिए और सैटर्न जो है वो 5 होना चाहिए। आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जो मेलिफिक प्लैनेट हैं उनको हमने कम स्ट्रेंथ है तो ठीक है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहते क्योंकि वो साथ में प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट में आप देखिए कि जो मेलिफिक प्लैनेट है उसकी स्ट्रेंथ की कम है, बाकी जो बेनिफिक प्लैनेट है, जो ज्यादा फायदेमंद प्लैनेट है, उसकी स्ट्रेंथ को हमने ज्यादा कहा कि ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से हम वी कैन हैव ए रफ आइडिया कि कौन सा प्लैनेट सफिशिएंटली स्ट्रांग है हमारे हॉरोस्कोप में या नहीं है। अगर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी मिल रही है, इट मींस इट इज पावरफुल, अदरवाइज इट इज ए वीक प्लैनेट। तो हमने जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ निकाली, ऐसे ही हम हर हाउस की भी स्ट्रेंथ निकालते हैं। प्लैनेट की स्ट्रेंथ से तो आपको पता लग गया कि हम दशा वगैरह ऑपरेट होगी तो वो प्लैनेट हमें क्या देगा, लेकिन जो हाउस की स्ट्रेंथ होगी, हाउस की स्ट्रेंथ से क्या मतलब है? हर हाउस के अपने सिग्निफिकेशंस होते हैं, कारकत्व होते हैं, और वो कारकत्व आपको किस तरह से मिलेंगे, कितनी क्वांटिटी में मिलेंगे, दैट विल बी टोल्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ईच हाउस। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि 7th हाउस बहुत स्ट्रांग है, इट मींस योर मैरिटल लाइफ में बी वेरी गुड। 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है, यू गेट a very high status in the profession. First house is strong, you are a very healthy person, you're having a wonderful personality. तो जितना जो हाउस स्ट्रांग होगा उससे जो हम सिग्निफिकेशंस देखते हैं वो हमें उतने ही ज्यादा मिलेंगे। सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग है तो नेचुरली यू आर ए वेल्दी पर्सन, आपको वेल्थ बहुत अच्छी है आपके पास। तो इस तरह से 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है, आप फॉर्चुनेट हैं, आप लकी हैं। तो ये चीजें हमें जो है हर हाउस की स्ट्रेंथ से पता लगता है। और जो जैसे हमने 6 तरह की स्ट्रेंथ निकालते हैं ग्रह बल के लिए, भाव बल के लिए हम 3 तरह की स्ट्रेंथ होती है, जिसमें कि फर्स्ट वन इज भावाधिपति बल, लॉर्ड ऑफ द हाउस, स्ट्रेंथ ऑफ द लॉर्ड ऑफ द हाउस। व्हाट इज द लॉर्ड ऑफ हाउस? कि जब हमने भावचलित बनाया, भावचलित आपने पढ़ा है, भावचलित बनाया, तो उस भावचलित का मिड पॉइंट, उस भावचलित का मिड पॉइंट किस राशि में है और उसका लॉर्ड। Lord of Bhava means कि the sign in which the midpoint of the house falls, and the Lord of that sign is the Lord of that house. और जब हमने पता लग गया हमको कि कौन से हाउस का लॉर्ड क्या है, और वो हम स्ट्रेंथ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसमें हमें दोबारा से कैलकुलेट नहीं करना है। दूसरा भाव दिग्बल, डायरेक्शन स्ट्रेंथ। Certain bhavas have a get strength in a particular direction, and certain bhavas they get nil strength in particular direction. तो हमें कौन सा भाव, जैसे हमने प्लैनेट की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देखी थी, ऐसे ही यहाँ पर भाव की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हम देखते हैं। एंड लास्टली वी फाइंड आउट द भाव दृष्टि बल। जैसे हमने हर प्लैनेट का एस्पेक्ट कंसिडर किया ऑन ऑल अदर प्लैनेट, यहाँ पर हम हर प्लैनेट का एस्पेक्ट कंसिडर कर रहे हैं ऑन ईच ऑफ द हाउस। On when I am saying each of the house means कि on the middle point of the each house, उसको हम एक तरह से प्लैनेट मान लेते हैं कि फर्स्ट हाउस का जो मिडिल पॉइंट है वो एक प्लैनेट हो गया, सेकंड हाउस का मिडिल पॉइंट दूसरा प्लैनेट हो गया, थर्ड हाउस का मिडिल पॉइंट तीसरा प्लैनेट हो गया। और हम हर प्लैनेट का एस्पेक्ट इन द सेम वे एज वी हैव डन फॉर द एस्पेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, सेम वे वी डू फॉर द हाउस आल्सो। तो ये हम 3 चीजें करके वी फाइंड आउट द total strength of the house. It will just tell you about the भाव दिग्बल, क्योंकि बाकी सब चीजें तो अब जरूरत नहीं है। जितने भी साइंस हैं उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। All these signs have been divided into 4 categories. पहला होता है ह्यूमन साइन, या जिसको नर राशि हम बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिंबल ऑफ द राशि यू कैन फाइंड आउट कि जो जेमिनी है, वर्गो है, लिब्रा है, या फर्स्ट हाफ ऑफ सेजिटेरियस है, या एक्वेरियस साइन है। ये साइन फुल स्ट्रेंथ इन द असेंडेंट एंड 0 स्ट्रेंथ इन द 7th हाउस। फुल स्ट्रेंथ इन द असेंडेंट एंड 0 इन द 7th हाउस। दूसरे साइन है एक्वेटिक साइन, या जलचर राशि है, तो वो भी आप साइन सिंबल के हिसाब से देख सकते हैं कि जो कैंसर साइन है, या सेकंड हाफ ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो क्रोकोडाइल होता है, या पाइसेस है जिसका सिंबल
फिश है। तो ये जो साइंस है, दे हैव फुल स्ट्रेंथ इन द 4th हाउस एंड 0 स्ट्रेंथ इन द 10th हाउस। और जो क्वाड्रुपल साइन है, चतुष्पाद राशियां हैं, जो एरीज है, टॉरस है, लियो है, सेकंड हाफ ऑफ सेजिटेरियस है, फर्स्ट हाफ ऑफ कैप्रिकॉर्न है, दे हैव फुल स्ट्रेंथ इन द 10th हाउस एंड 0 स्ट्रेंथ इन द 4th हाउस। और लास्ट में एक इंसेक्ट साइन होता है, कीट राशि हम बोलते हैं, जो कि एक ही है, स्कॉर्पियो, 8 नंबर, क्योंकि उसका जो सिंबल है वो स्कॉर्पियन है। तो ये फुल स्ट्रेंथ 7th हाउस में होती है और 0 स्ट्रेंथ असेंडेंट में होती है। तो हम इसमें यही देखते हैं कि कौन सा हाउस किस साइन में फॉल कर रहा है और उस साइन की स्ट्रेंथ। जैसे मान लीजिए कि लेट अस से कि किसी का 6 नंबर असेंडेंट है, लेट अस से 6 नंबर जो है वो असेंडेंट है उसका, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ह्यूमन साइन, दे हैव फुल पावर, फुल स्ट्रेंथ इन द असेंडेंट। इसका मतलब असेंडेंट में 6 नंबर का साइन है विच हैज फुल स्ट्रेंथ इन द असेंडेंट। इसका मतलब फर्स्ट हाउस को जो दिग्बल मिलेगा पूरा मिलेगा 60 साष्ट्यांश का, 60 साष्ट्यांश का। अब सेकंड हाउस में कौन सा साइन आया? 7 नंबर साइन आया। सेकंड हाउस में अगर लग्न 6 नंबर है तो सेकंड हाउस विल हैव 7th साइन, और 7th साइन भी आप देखिए कि वो भी असेंडेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और 7th हाउस में उसकी स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये असेंडेंट होता तो जैसे असेंडेंट को फुल स्ट्रेंथ मिल गई तो 60 साष्ट्यांश है वहां पर, बट जैसे ही हम 7 साइन में गए तो उसकी स्ट्रेंथ 10 साष्ट्यांश कम हो गई। नाउ इट विल हैव ए स्ट्रेंथ ऑफ 50 साष्ट्यांश। तो इस तरह से हम डायरेक्शन देखकर हर हाउस का दिग्बल निकालते हैं, और जब हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो वी गेट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस, और इस तरह से हम हर हाउस की स्ट्रेंथ निकालते हैं। जरूरी है बहुत, क्योंकि बिना ग्रह और भाव बल को जाने हुए आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और क्योंकि प्रेडिक्शन में यही काम आएंगे कि प्लैनेट है और हाउस है, कौन सा प्लैनेट क्या देगा, कौन सा हाउस हमें क्या देगा। इसके अतिरिक्त बहुत बार हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक प्लैनेट हमारे लिए मैलेफिक है या बेनिफिक है, और डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेचुरली आसान काम नहीं है कि कौन से प्लैनेट हमें कैसे रिजल्ट देने वाला है, अच्छे या बुरे, और हम लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा प्लैनेट हमें क्या देगा या क्या नहीं देगा। बट आप देखते हैं कि जिस पेज पर ग्रह एंड भाव बल कैलकुलेट किया होता है, उसी पेज पर एक नीचे हर प्लैनेट के आगे ईस्टफल और कस्टफल लिखा होता है। Each planet have certain eastfall and certain custfall. Let me show you also before we go ahead actually. यहाँ देखिए कि यहाँ पर हर हाउस का भाव बल निकाला हुआ है, हर प्लैनेट का षटबल निकाला हुआ है। जो भी हम लोगों ने किया है वो एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर प्लैनेट का, सन का जैसे ईस्टफल इज 50.21, कस्टफल इज 7.09, मून का ईस्टफल इज दिस वन 25.6 एंड कस्टफल इज 33.63। तो व्हाट डज इट इंडिकेट? जैसे मैंने कहा कि ये मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि हम कैसे करें और कि प्लैनेट हमें अच्छे रिजल्ट देगा या खराब रिजल्ट देगा। तो उसमें सिंपल है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जस्ट हैव ए लुक एट द ईस्ट एंड कस्टफल ऑफ ईच प्लैनेट, just have a look of custful and istful of each planet, and that will give you a very good idea about the result of each planet। कि अगर ईस्टफल किसी भी प्लैनेट का बहुत ज्यादा है तो आप देखेंगे उस प्लैनेट के रिजल्ट आपको अच्छे ही अच्छे मिलेंगे, कभी खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर कस्टफल बहुत ज्यादा है इसका मतलब उस प्लैनेट के रिजल्ट आपको खराब मिलेंगे, और अगर दोनों बराबर बराबर हैं इट मींस इट विल गिव यू द मिक्स्ड रिजल्ट। बट it gives you a very good indication, very good idea, very good assessment about what we should expect from a planet. Such a simple calculation, but it gives you wonderful idea. और मैंने देखा बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक प्लैनेट से एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलने चाहिए, जबकि रिजल्ट बहुत खराब मिलते हैं।
तो my submission is कि just have a look at east and custful of each planet. और अगर आपको लगता है कि custful ज्यादा है तो it can't give you good results. It will always create problem for you. और उसको जो निकालने का तरीका है, हाँ सर क्विक क्वेश्चन, पूछिए. Jupiter is the lord of second and 11th house, and it's posted in the 6th house. So Correct. Everything looks bad for Jupiter. Correct. But Ishtfal mein Jupiter is almost like 59. Ishtfal and Kashtfal is only probably 0.15%. Yeah, I told you that Jupiter in the 6th house is really a good position. It's not a bad position. But even if it is a lord of 2 and 11, maybe lord of 2 and 11, they are just neutral houses. They are neither bad nor good. They are the neutral houses. okay. Because 11th house is considered as Trishdaya house and the worst Trishdaya house. भी है, but जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है वो न्यूट्रल हाउस माना जाता है कि अगर प्लैनेट उसमें होगा तो ऐसा कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता. इसे न्यूट्रल हाउस आल्सो. और छठे घर में बैठ गया. छठा घर तो एक उपाचय स्थान भी है और वो भी उपाचय स्थान है 11th हाउस. तो उस एंगल से भी देखिए, जैसे हम छठे घर को देखते हैं तो हमने कहा था कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एक तरफ तो ये त्रिक हाउस हो गया, एक तरफ त्रिशडाय हाउस हो गया, एक तरफ उपाचय स्थान हो गया और एक तरफ 9th हाउस हो गया फ्रॉम द 10th हाउस. तो इससे यू हैव टू सी फ्रॉम दैट एंगल कि बहुत एस्पेक्ट होते हैं हर हाउस के, एक ही चीज नहीं होता उसमें. जो है हम कहें कि छठा अगर त्रिक हाउस, हमने अगर इतना ही समझ लिया खाली, आगे नहीं बढ़े हम, तो हम तो कहेंगे खराब है खराब है खराब है. बट अब जब ऐसे हम कहते हैं उपाचय स्थान है, उपाचय में कोई प्लैनेट खराब नहीं होता. जुपिटर वाइज जुपिटर विल बैड इन द उपाचय स्थान. और वहां से तो जुपिटर का एस्पेक्ट ही बहुत अच्छे घरों में है, 10th में है, 12th में और 2nd हाउस में है. दिस इज व्हाट यू वांट इन द लाइफ. कर्म अच्छा हो और आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी हो, आपकी पैसा आपका बहुत अच्छा हो, और क्या चाहिए आपको. तो that possibility what you telling is always possible actually, क्योंकि जुपिटर छठे घर में बैठ के उसके रिजल्ट खराब नहीं होते, अच्छे ही होते हैं. थैंक यू सर. तो ईस्टफल और कस्टफल निकालने का तरीका क्या है? सिंपल जो हम लोगों ने किया है, एंड आई डोंट नो who has observed this thing, और इससे हमें इतना अच्छा इंडिकेशन मिल जाए. and we consider only 2 strength out of these hundreds of strengths we have calculated, उच्च बल और चेष्टा बल, that's all. तो अगर हम इष्टफल इज अंडर रूट ऑफ उच्च बल इनटू चेष्टा बल. उच्च बल वी हैव कैलकुलेटेड इन द पोजिशनल स्ट्रेंथ एंड चेष्टा बल वाज वन ऑफ द स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट. सिर्फ इन दो बलों से ये मालूम कर लेना कि इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे या खराब मिलेंगे, आई डोंट नो कितना दिमाग लगाया होगा किसी ने जो है, और जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये सब किया होगा कि हम दो बल से हम कैसे निकाल सकते हैं अबाउट कि रिजल्ट हमें कैसे मिलेंगे उस प्लैनेट के. लेकिन मिलते हैं एंड दिस इज एक्यूरेट मोस्ट ऑफ द टाइम. और इसीलिए कहा जाता है कि जो भी कंप्यूटर में लिखा, कंप्यूटर हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है, दिस एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज रिटन देयर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. बट हम लोग कंसिडर नहीं करते क्योंकि हम कंफ्यूजन में रहते हैं. बट ईस्टफल कस्टफल हमें पता ही नहीं क्या है. जैसे मैंने कहा था कि रश्मि किरण देख लीजिए कम से कम आप, तो भी आपको कुछ काफी आइडिया लग जाता है. और प्लैनेट की स्ट्रेंथ का हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि अच्छा है बुरा है कैसा है. जस्ट हैव अ ग्लांस एट द ईस्टफल एंड द कस्टफल ऑफ ईच प्लैनेट. उसमें तो कुछ नहीं आता आपको, और वो लिखा भी है जो ग्रह भाव बल कैलकुलेट किया है उसी के साथ वो लिखा हुआ भी है. तो ईस्टफल इज अंडर रूट ऑफ उच्च बल इनटू चेष्टा बल, whereas कस्टफल इज under root of 60 minus उच्च बल into 60 minus चेष्टा बल. It's so simple calculation just by 2 strength, and that too I don't know what we have calculated. This is only 10% of what we have calculated. सिर्फ 2 strength के basis पर ये बता देना कि उसके रिजल्ट आपको कैसे मिलने वाले हैं. तो ये तो बहुत दिमाग लगाने वाली बात है, कैसे ऑब्जर्वेशन करके और कैसे कैलकुलेट करके आपने ऐसा किया होगा. But it happens. I've seen that it is correct most of the time. तो आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो just have a look at the ईस्टफल and कस्टफल of each planet. इसके अलावा थोड़ा सा मैं एक क्षर कारक के बारे में भी आपको बता दूं, क्योंकि इसकी भी चर्चा बहुत बार होती है. बार बार पूछते हैं कि ये हमने बता चुके हैं, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं ना. या सुधीर जी, क्षर कारक आपको पता है ना? तो एनीवे
nobody is speaking actually. आप बता दीजिए। तो anyway, जो हम लोग पराशर सिस्टम में कारक फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि सन हमारी आत्म कारक है, मून हमारा मात्र कारक है, ये सब फिक्स्ड है। बट जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कारक जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वो डिपेंड करते हैं आपके हॉरोस्कोप के ऊपर। और इसमें हम 8 कारक कंसिडर करते हैं, एक 7 प्लैनेट और राहु को, और केतु को हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। सिर्फ हम ये देखते हैं कि उन प्लैनेट्स का लॉन्गिट्यूड क्या है, कितने डिग्री के हैं। और जब डिग्री का सवाल आता है तो बाकी प्लैनेट तो ठीक है, बट राहु की डिग्री देखने के लिए हम उसको 30 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में मूव करते हैं। और हम फिर ये पता लगा लेते हैं कि कौन से प्लैनेट की सबसे ज्यादा डिग्री कौन सी है। तो सबसे ज्यादा डिग्री वाला जो प्लैनेट होता है वो हमारे लिए आत्म कारक बन जाता है, इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। नेक्स्ट जो हाईएस्ट डिग्री है वो अमात्य कारक, अमात्य मीन्स द मिनिस्टर, नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस टू आत्म कारक। थर्ड इज भ्रातृ कारक, जो आपके को बॉर्न होते हैं उनका कारक होता है। नेक्स्ट इज मातृ कारक, मदर का। नेक्स्ट इज फॉर फादर, पितृ कारक। नेक्स्ट इज फॉर चिल्ड्रन, पुत्र कारक। नेक्स्ट इज फॉर द न्याति, न्याति कहते हैं रिलेशंस को, रिलेटिव्स का कारक बन जाता है। और जो लोएस्ट डिग्री का होता है दैट बिकम्स द दारा कारक, मींस द कारक ऑफ योर स्पाउस। तो ये हम कंसिडर करते हैं। और आपने देखा कि आत्मकारक प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब हम नवांश चार्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आत्मकारक प्लैनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आत्मकारक प्लैनेट जिस नवांश में होता है उसको हम कारकांश बोलते हैं, और कारकांश से हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। जब नवांश चार्ट पढ़ेंगे जब हम उसको देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज प्लैनेट्स। नाउ वी मूव फर्दर, बिकॉज इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या हैं। हम लोगों ने योग की बात की थी, बहुत सारे योग होते हैं हॉरोस्कोप में, हम लोगों ने करीब करीब सभी डिस्कस भी किए थे। बट एक पर्टिकुलर योग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। उसको हम कहते हैं कि विपरीत राजयोग। पता नहीं आपने नाम सुना है नहीं सुना है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट योग। एंड दूसरे योग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो आप पूछ सकते, उसमें देख सकते हैं किताबों में भी, और पूछ भी सकते हैं। बट विपरीत राजयोग आपको किताबों में नहीं मिलेगा, आपको जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा। और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल ही, इट्स एंटायरली डिफरेंट योगा, इट्स नॉट लाइक अदर योगा। इसको हम कहते हैं विपरीत राजयोग। देखिए जो त्रिक हाउस हैं, 6, 8, 12 हाउसेस, इनको हम त्रिक इसलिए बोलते हैं कि बिकॉज दे गवर्न द नेगेटिव सिग्निफिकेशंस ऑफ आवर लाइफ। नेगेटिव सिग्निफिकेशंस ऑफ आवर लाइफ, हमारा पर्पस क्या है कि ये नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हमको ना मिले। दैट इज द बेसिक पर्पस। कि अगर हमारी बीमारी है या कर्जा है या डेट है या क्रॉनिक डिसीज है या एक्सपेंडिचर है, वो खत्म हो जाए, तो उससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ये जो नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को खत्म करना हमारा पर्पस है। और जितने नेगेटिव सिग्निफिकेशंस खत्म होंगे उतना ही हमारी लाइफ के लिए वो अच्छा हो जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जो 6, 8, 12 हाउसेस हैं, which are known as trick houses, which govern the negative significations of our life. तो बेसिक जो प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल इसका है कि जब दो त्रिक हाउसेस के लॉर्ड्स, जब दो त्रिक हाउसेस के लॉर्ड आपस में मिलते हैं, देन दे डैमेज द सिग्निफिकेशंस ऑफ ईच अदर। जैसे दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसी प्रिंसिपल पर कि जब दो त्रिक हाउसेस के लॉर्ड आपस में मिलते हैं तो दे डैमेज द सिग्निफिकेशंस ऑफ ईच अदर। और वही हमें चाहिए कि मान लीजिए 6 और 8 हाउसेस के लॉर्ड इकट्ठा हुए तो उन्होंने एक दूसरे के जो नेगेटिव सिग्निफिकेशंस थे उनको खत्म कर दिया, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। इससे बढ़िया योग क्या हो सकता है। बट इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लैनेट होते हैं उनके सिग्निफिकेशंस भी खत्म हो जाते हैं, काफी हद तक कम हो जाते हैं। इस प्रोसेस में नुकसान हमारा ये होता है कि जो प्लैनेट इन्वॉल्व हैं उनके सिग्निफिकेशंस भी काफी कम हो जाते हैं, उनके जो रिजल्ट हमें वैसे नहीं मिलते जो नॉर्मल कोर्स में मिलने चाहिए थे। तो ये योग क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर योगास। पहली चीज तो ये है कि जैसे और योग हैं, आपने बहुत सारे राजयोग वगैरह को देखा, उसके रिजल्ट हमें लाइफ लॉन्ग मिलते हैं। हम
अगर कोई बहुत अच्छा जैसे धर्म कर्माधिपति योग है या बहुत अच्छा कोई महापुरुष योग है तो यू गेट द रिजल्ट लाइफ लॉन्ग। बट ये एक ऐसा योग है जिसके रिजल्ट आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसके रिजल्ट हमें कुछ टाइम के लिए मिलते हैं, ना कि परमानेंट होते हैं। तो मीन्स दैट रिजल्ट्स आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, थोड़े टाइम के लिए मिलेंगे। और मिलेंगे कैसे, उसका भी तरीका है। इसके जो रिजल्ट मिलते हैं बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल, बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ ए फ्रेंड और ए एनिमी। फ्रेंड में जैसे योर ओन पीपल, मे बी योर रिलेशंस और योर फ्रेंड और योर ओन पार्टी पर्सन्स, और एनिमीज में सारे जो भी अपोनेंट्स हैं वो आ जाते हैं इसमें। तो किसी फ्रेंड का या किसी एनिमी का या अपोनेंट का डाउनफॉल होगा, डेथ होगी। आपको वो पोजीशन एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन जस्ट बिकॉज उसका डाउनफॉल हुआ आपको वो पोजीशन मिल जाती है। जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हुई एंड राजीव गांधी गेट्स द प्राइम मिनिस्टरशिप, नोबडी एक्सपेक्टेड एट दैट टाइम। ऐसे ही कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ एंड बीजेपी गेन्ड एक्चुअली, तो ये अपोजिशन की वजह से हुआ। तो जो रिजल्ट होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ डेथ और डाउनफॉल ऑफ ए फ्रेंड और ए एनिमी। अब आपको कैसे पता लगेगा कि रिजल्ट फ्रेंड के डाउनफॉल से मिलेंगे या एनिमी के डाउनफॉल से मिलेंगे? ये भी तो आपको मालूम करना है कि हमें एस्ट्रोलॉजी में पता लगना चाहिए कि जब अगर ऐसा योग कोई है तो उसके रिजल्ट तो कह दिया हमने कि बिकॉज ऑफ डेथ और डाउनफॉल ऑफ ए फ्रेंड और एनिमी, बट वेदर इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रेंड और बिकॉज ऑफ द एनिमी वो हमें मालूम होना चाहिए। तो वो भी हम मालूम कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर ये योग जब मैं योग की बात कर रहा हूं तो दिस इज एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड ऑफ 6, 8, 12 हाउसेस। इन तीनों में से किसी भी 2 हाउसेस के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन। तो अगर ये योग त्रिक हाउस में ही बन रहा है, अगर ये योग 6, 8, 12 हाउसेस में ही बन रहा है, तब जो बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ ए एनिमी और द अपोनेंट। अगर ये योग त्रिक हाउस में ही बन रहा है, 6, 8, 12 हाउसेस में ही बन रहा है, तब जो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ ए अपोनेंट और द एनिमी। और अगर ये योग किसी अच्छे घर में बन रहा है apart from 6, 8, 12 houses, then you get the benefit because of the death or downfall of your own person or the friend or the relation or your own person. तो ये आपको पता लग जाता है कि ये योग कहाँ पर बन रहा है, त्रिक हाउस में बन रहा है या किसी दूसरे हाउस में बन रहा है। तो त्रिक हाउस में बना तो आपको किसी अपोनेंट के डाउनफॉल से फायदा होगा, और अगर अच्छे घर में बनता है तो आपको जो फायदा होगा बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ ए फ्रेंड। ये भी पता लग गया। अब फायदा आपको 2 तरह से हो सकता है। जो बेनिफिट है इट कैन बी ऑफ टू वेज। एक तो आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिल गया, यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, यू गेट दैट पोस्ट, सो दिस इज अ डायरेक्ट बेनिफिट। और दूसरा होता है कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेशन या आपके फादर या ब्रदर कोई पोस्ट मिल गई उनको, और आप इनडायरेक्टली उसका फायदा उठाते रहते हैं। तो दिस इज अनदर वे ऑफ गेटिंग द बेनिफिट। अब अगेन द क्वेश्चन कम्स कि हाउ डू यू नो दैट वेदर यू गेट द डायरेक्ट बेनिफिट और इट मे बी द इनडायरेक्ट बेनिफिट। तो उसका भी फॉर्मूला है कि अगर इस योग के साथ लग्न का एसोसिएशन होता है, अगर इस योग के साथ लग्न का एसोसिएशन होता है देन यू गेट द डायरेक्ट बेनिफिट। और अगर इस योग के साथ लग्न का एसोसिएशन नहीं होता है देन द बेनिफिट विल बी इनडायरेक्ट, इट विल नॉट बी डायरेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको पता लग गई कि ये योग क्या है और कैसे हमें इस योग से फायदा होता है, और डायरेक्ट भी होगा या इनडायरेक्ट भी होगा। ऑल दीज थिंग्स वी कम टू नो। नाउ लेट्स डिस्कस सम हॉरोस्कोप्स। ये हमारे नरसिम्हा राव जी का हॉरोस्कोप है, वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें देखिए कि ये योग कैसे बन रहा है। पहली चीज, योग शुड बी देयर, कि विपरीत राजयोग इसमें है या नहीं है। तो इसमें आप देखते हैं, यू कैन अनम्यूट योर वीडियो ऑडियोज एक्चुअली, नो प्रॉब्लम, एंड यू कैन इंटरैक्ट आल्सो। कि इसमें जो योग कैसे बन रहा है कि 8th हाउस का लॉर्ड क्या है, मार्स है, और 12th हाउस का लॉर्ड क्या है, सन है।
8th हाउस का लॉर्ड मार्स है और 12th हाउस का लॉर्ड सन है। तो सन और मार्स का एसोसिएशन है यहाँ पर, दे आर टुगेदर, सन एंड मार्स, दे आर द लॉर्ड ऑफ 8th एंड द 12th हाउसेस। तो 8th और 12th हाउस के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन हुआ तो ये विपरीत राजयोग बन गया, सन और मार्स का कॉम्बिनेशन, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये किस हाउस में बना? दिस इज नॉट इन द थ्रिक हाउस, दिस इज इन ए गुड हाउस। और जब मैंने कहा कि किसी गुड हाउस में बनता है, देन द बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ योर ओन पर्सन, योर ओन पार्टी मैन, योर ओन रिलेशन। और वही हुआ कि जब राजीव गांधी की डेथ हुई, and he didn't even contest for election at that time because he was having a very bad health actually. But suddenly there is a telephone call to just come and take over as a prime minister. ये योग इस टाइप से एक्ट करता है कि आपका अपना जो पार्टी में है ना उसका डाउनफॉल हुआ, डेथ हुआ और आपको मौका मिल गया सडनली, एंड यू हैड दैट विपरीत राजयोग, दैट्स व्हाई यू गॉट ए चांस आल्सो। अगर आपके हॉरोस्कोप में नहीं होता तो चांस नहीं मिलता आपको, then somebody else could have been the prime minister. But आपका ये हॉरोस्कोप में अच्छे घर में है तो इसलिए आपको अपनी पार्टी का किसी आदमी का डेथ डाउनफॉल हुआ और आपको फायदा हो गया। तो ये सन और मार्स की दशा में होगा कि कौन सी दशा में होगा ये? हाँ, इन्हीं दशा में। And surprisingly I tell you, then when he became the prime minister, कौन सी दशा चल रही थी उस टाइम पता है आपको? सन की? He was running the dasha of Sun, Mars and Rahu. Sun, Mars and Rahu. Rahu, all three malefic planets, all three malefic planet. और जब हम D10 chart पढ़ेंगे, then you see the beauty of that chart कि all these three planets were placed in the 10th house, which is a milestone as far as the career is concerned. Right. और हर किसी ने ये कहा था उस टाइम कि नहीं, he cannot continue for a long time, he cannot complete his full term. But he completed because these three planets were very important from profession point of view as far as the D10 chart was concerned. और यहाँ भी सन मार्स जो है वो ये विपरीत राजयोग में इन्वॉल्व है। तो सडनली ऐसी दशा ऑपरेट होती है और आपको ऐसा मौका मिल जाता है। बट मैंने कहा कि दिस इज नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं कि आपको 2-3 टर्म होगा, एक टर्म बहुत है, एक टर्म पूरा हो गया तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिल गया। और जहां तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट का सवाल है, देखिए लग्न का लॉर्ड भी साथ में है, जो मरकरी है, मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ लग्न आल्सो। तो देयर इज ए एसोसिएशन ऑफ लग्न विद दिस योग, so that's why he got the direct benefit, not the indirect benefit. So at that time he got the direct benefit. तो इससे हमें ये पता लगा कि जो योग हुआ उसने अपना रिजल्ट दिखाया and he became the prime minister at that time. Now you see the Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi also became the prime minister in a similar way. His mother died and nobody expected that this man can be the PM of India, but he became. यहाँ देखिए जो योग बन रहा है कैसे बन रहा है। यहाँ पर 12th हाउस का लॉर्ड क्या है? मून है, और 8th हाउस का लॉर्ड क्या है? जुपिटर है। मून एंड जुपिटर, these two planets are here. मून एंड जुपिटर लग्न में बैठे हुए हैं। तो विपरीत राजयोग, 6 लॉर्ड देख भी रहे सर। देखने से नहीं होगा, ये ध्यान रखिए हमेशा। ये योग जब ही बनेगा जब वो एक दूसरे के सिग्निफिकेशंस को डैमेज करें, दोनों मिलने चाहिए, देखने से नहीं होगा। ये हमेशा जब ही बनता है जब दोनों इकट्ठे हों, देखने से कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। तो मून और जुपिटर दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो विपरीत राजयोग बना, और क्योंकि अच्छे हाउस में योग बन रहा है तो इसलिए जो है वो बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ योर ओन पर्सन, तो हिज मदर डाइड एंड सडनली बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। और जो लग्न में ही बन रहा है तो लग्न का एसोसिएशन हो गया। इट मीन्स द बेनिफिट इज डायरेक्ट, नॉट इनडायरेक्ट। He became the prime minister. So that was the direct benefit. और भी देखें अगर अडवाणी साहब का, इसमें देखिए कैसे बन रहा है ये योग। मार्स मरकरी इकट्ठे हैं सर। मार्स एंड मरकरी, the lord of 6th house as well as 8th house.
Lord of 6th as well as the 8th house. They are together in the 12th house. They are together in the 12th house. अब यहाँ अच्छे घर में नहीं बन रहा, त्रिक हाउस में ही बन रहा है. What does it mean? It means that the benefit is because of death or downfall of your opponent, not your own person. कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ है and he gets the post actually. He became home minister, deputy prime minister and all those things actually. कि कांग्रेस के डाउनफॉल होने की वजह से, क्योंकि ये जो योग बन रहा है ये त्रिक हाउस में बन रहा है. और दूसरी चीज आप ये देखिए कि मार्स इज आल्सो द लॉर्ड ऑफ लग्न. तो लग्न का के साथ एसोसिएशन भी है, तो बेनिफिट क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट है, राइट. और आपको ध्यान होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम में व्हेन देयर वाज डिटोरिएशन इन द हेल्थ ऑफ वाजपेयी साहब, एक रूमर थी कि वाजपेयी साहब को शायद ही में टेक ओवर आल्सो, he become the प्राइम मिनिस्टर. किसी का शायद अनम्यूट करना हाँ, पड़ेगा. प्लीज अनम्यूट योर ऑडियो एक्चुअली, क्रिएटिंग डिस्टरबेंस. सर एक किसी जन्म पत्री में अगर 8 और 12 का लॉर्ड और 6 में बैठ गया है, मर्करी और वीनस है, और वो 6th हाउस में है, तो क्या वो भी विपरीत राजयोग कहलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो 6th हाउस में बैठने से उनको क्या बेनिफिट होंगे सर? किसी अपोनेंट के डेथ या डाउनफॉल से फायदा होगा. अपोनेंट मींस एनिमी. एनिमी, दूसरी पार्टी. नॉट द फैमिली मेंबर. प्लीज आप लोग म्यूट कर दो. काइंडली अनम्यूट योर ऑडियो. मैं करूं फिर नहीं तो. ये वॉइस रेजोनेंस आ रही है, आई थिंक, बिकॉज़ समबडी हैज टू डिवाइसेस. या तो एनीवे आई थिंक इट्स ओके नाउ. तो ये जो बेनिफिट हुआ because of the death or downfall of the opponent. कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ एंड इनको अडवाणी साहब को पोस्ट मिल गई. और क्योंकि जो मंगल है दैट इज द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट आल्सो, सो ही गॉट द डायरेक्ट बेनिफिट. और मैं ये बता रहा था आपको कि एक टाइम ऐसा आया था कि वाजपेयी साहब की हेल्थ बहुत खराब हो गई थी और ये रूमर थी काफी कि अडवाणी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे. बट बनते कैसे? वो तो विपरीत राजयोग तो नहीं दिखा रहा कि अपने आदमी से फायदा होना है उनको. अपने आदमी से कभी फायदा नहीं होना, जो आप देख भी रहे हैं वैसे भी. तो इसलिए he couldn't become the prime minister at that time, क्योंकि अपने आदमी के डाउनफॉल का उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलना. बेनिफिट मिलना है सिर्फ अगर अपोनेंट का डाउनफॉल होगा तभी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. तो ये सर अगर ये सेकंड हाउस में अगर बन रहे हो, प्लैनेट्स कंबाइन हो रहे हो, हाँ, तभी भी फ्रेंड या रिलेशन ही हम कहेंगे उसको. एक्सेप्ट अगर त्रिक हाउस में ही है तब तो एनिमी या अपोनेंट से होगा. बाकी किसी भी अगर हाउस में बनता है देन इट इज बिकॉज ऑफ योर ओन पर्सन. तो ये योग मतलब बताने का मतलब यही था यहाँ पर कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट योग है, अलग टाइप का योग है. इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर योगास, दूसरे योग की तरह नहीं है. और देखिए आप अगर बुक्स पढ़ेंगे तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट आप देखेंगे, वो एक एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट व्हिच हैज डिफाइंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विपरीत राजयोग. हम लोग बहुत ही नॉर्मल तरीके से ये कहते हैं कि छठे का लॉर्ड 8वें में चला गया, 8वें का 12वें में चला गया, 12वें का छठे में चला गया, तो ये विपरीत राजयोग है. दैट्स नॉट विपरीत राजयोग, बिल्कुल ही गलत है वो. उसका सिर्फ अंतर इतना ही है कि छठे का लॉर्ड 8th में चला गया तो किसी दूसरे हाउस को नुकसान नहीं कर रहा, क्योंकि त्रिक हाउस के लॉर्ड जब किसी भी दूसरे स्थान में बैठते हैं तो उस हाउस को डैमेज करते हैं. तो फायदा सिर्फ इतना हुआ कि वो जो लॉर्ड था 6th हाउस का या किसी भी दूसरे त्रिक हाउस का, त्रिक हाउस में बैठने से दूसरे हाउस को नुकसान नहीं किया. तो दैट वाई इट बिकम्स ए गुड पोजीशन, बट इट्स नॉट ए राजयोग एक्चुअली. और वैसे भी जो ये कहा जाता है कि अगर छठे घर का लॉर्ड 6 का लॉर्ड 6 में बैठे, 8th का 8th में बैठे, 12th का 12th में बैठे, उसको भी हमने योग कहा, सरला विमला योग वगैरह जो होते हैं. तो योग है क्योंकि वो किसी दूसरे हाउस को नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन दे डोंट कम इन द कैटेगरी ऑफ विपरीत राजयोग. वो विपरीत राजयोग की कैटेगरी में नहीं आते हैं. और जो डेफिनेशन है इसकी जो विपरीत राजयोग की,
इट्स रिटन इन वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, और उसको अगर हम स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करेंगे तो देन इट इज एन आइडियल कंडीशन, इट इज नॉट पॉसिबल इन द प्रैक्टिकल लाइफ। उसमें कहा कि जो 6, 8, 12 हाउसेस हैं, 6, 8, 12 हाउसेस, इनके लॉर्ड इन्हीं हाउस में होने चाहिए, अपने हाउस के अलावा। जैसे छठे का लॉर्ड 8वें में हो, 8वें का 12वें में हो, 12वें का छठे में हो, मतलब अपने हाउस में नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे हाउस में होना चाहिए, क्योंकि जब भी वो एक दूसरे के सिग्निफिकेशन को डैमेज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जो उसमें कहा कि तीनों त्रिक हाउस के लॉर्ड त्रिक हाउस में ही होने चाहिए, तीनों त्रिक हाउस के लॉर्ड तीनों त्रिक हाउस में ही होने चाहिए, बट नॉट इन इट ओन हाउस। छठे का लॉर्ड छठे में हो जाएगा तो वो विपरीत राजयोग खत्म हो गया। छठे का लॉर्ड किसी 8वें या 12वें में होना चाहिए, 8वें का लॉर्ड 12वें या छठे में होना चाहिए, 12वें का लॉर्ड छठे या 8वें में होना चाहिए, which is an ideal condition. I don't think it is practical. और ये भी कहा कि इन प्लैनेट के साथ किसी दूसरे प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, इन प्लैनेट के साथ किसी दूसरे प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। देन दैट इज द आइडियल राजयोग, आइडियल विपरीत राजयोग एज डिस्क्राइब्ड इन द एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल एक्चुअली। इस टाइप की सिचुएशन आपको शायद ही कभी मिलेगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट जो मैंने बताया, दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ विपरीत राजयोग, और उसके रिजल्ट जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं मिलते हैं जैसे और योग के मिलते हैं। इट्स एंटायरली डिफरेंट, एंड मेन थिंग इज कि इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे और योग के रिजल्ट मिलते हैं, थोड़े टाइम के मिलेंगे फिर खत्म हो जाएगा। तो ये इसमें डिफरेंस हो जाता है इसमें जो है। तो ये दिस वाज अबाउट ग्रह। हेलो सर। हाँ, ये जैसे आपने भी बताया कि छठे का 8वें में हो या 8वें का 12वें में हो, लेकिन इस पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो विपरीत राजयोग नहीं होगा। अगर क्रूर किसी का भी मैलिफिक या बेनिफिक कोई प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। हाँ जी, जैसे आप कह रहे हो ना कि भाई ये टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है, मतलब इस तरह से बताया गया है। बिल्कुल। हाँ जी, तो उसमें ये भी मतलब जैसे मेरे को पढ़ा है, बताया गया है, भामी जी भी बताते थे कि भी शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि है तो विपरीत राजयोग नहीं कहा जाएगा, अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो कहा जाएगा। उसमें ये कहा, I will show you next time because I can't share because ये आपको बंद करना पड़ेगा मुझे, but next time I will show you कि what is the exact। अनिल जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही सर। अभी आई नहीं, अब आई सर। हाँ, तो उसमें जो मैं डेफिनेशन आपको दिखाऊंगा क्योंकि आई कांट शेयर द स्क्रीन नाउ, तो उसमें जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा कि पहली चीज तो ये आपकी आवाज लैग कर रही है। व्हाट टू डू, नथिंग कैन बी डन। तो इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड इन्हीं हाउस में हो और अपने हाउस में ना हो, और उसमें ये भी कहा कि इसके साथ किसी और प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, तब ये विपरीत राजयोग बनता है। आई विल शो यू नेक्स्ट टाइम, आई विल शो यू। सर जैसे सर एक क्वेश्चन था। हाँ। जैसे आपने बोला था कि 8th हाउस में सन और मून रहेगा तो उसका दोष नहीं लगता, ठीक है। हाँ। बट सर अगर जैसे किसी का अगर मून हो, ठीक है, बट उसका राशि भी मतलब लॉर्ड भी मून ही है, मतलब 4 नंबर राशि है तो लॉर्ड भी, तो तब भी क्या खराब होगा? क्या खराब होगा? मतलब जैसे 8th हाउस में राशि नंबर है 4, तो उसका देखिए मैंने कहा कि सन और मून को 8वें घर में बैठने का या 8वें घर के लॉर्ड होने का दोष नहीं लगता। जैसे और प्लैनेट होते हैं ना, हम कहते हैं कि 8th हाउस का लॉर्ड है इसलिए खराब हो गया वो, बट दिस थिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सन एंड मून। अगर वो 8th हाउस में बैठ भी जाए या 8th हाउस का लॉर्ड भी हो, तभी भी वो दोष नहीं लगता कि दे आर नॉट बैड बिकॉज दे आर द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस। सर वैसे लघु पराश्री में लिखा हुआ है कि अगर सन और मून अगर 8th हाउस के लॉर्ड हों तब दोष नहीं लगता, लेकिन अगर बैठे हो किसी और की राशि में देन उनको दोष लगता है। नहीं, वो दोनों का पराशर सिस्टम में कहते हैं कि दोनों तरह से नहीं लगता, उसको जो है बैठने का भी नहीं लगता और लॉर्ड होने का भी नहीं लगता।
और सर ये योग मिलता कब से है सर? हाँ जी, ये योग मिलता कब से है? मिलता कब से मतलब? जैसे विपरीत राजयोग मिला तो वो मतलब वो उसमें एग्जीक्यूशन में कब से आएगा? एग्जीक्यूट जब दशा ऑपरेट होगी, जब दशा जो भी जो रिजल्ट मिलते हैं आपको, वो जब दशा ऑपरेट होती है उन प्लैनेट की, जब मिलते हैं आपको। ओके ओके। तो जब उन प्लैनेट की दशा ऑपरेट होगी तब रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन सर जैसे छठे, 8वें, 12वें सन और ये जो मून होते हैं, चंद्रमा और सूर्य, ये हमारे लगन के भी कारक होते हैं, हेल्थ के मतलब लगन के कारक होते हैं। अगर 6, 8, 12 में जाएंगे तो वो कमजोर नहीं हो जाएगा क्या लगन? नहीं, अगर कोई प्लैनेट, अगर मैंने कहा ना उसकी वजह से दोष नहीं लगेगा 8th हाउस की वजह से। अच्छा। बाकी उसकी क्या पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन जस्ट बाय वर्च्यू की इट इज सिटिंग इन द 8th हाउस, तो उसकी वजह से खराब नहीं होगा। मतलब 8th हाउस की वजह से खराब नहीं होगा, वैसे वो कमजोर तो हो ही जाएंगे। नहीं, कमजोर क्यों हो जाएंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि कमजोर नहीं होते। अच्छा, 8th हाउस में बैठने से कमजोर नहीं होते, दैट इज द पर्पस। या एनी अदर क्वेश्चन? हाँ सुधीर जी बोलिए। मैं ये कह रहा था सर कि ये जगन्नाथ हौरा जो सॉफ्टवेयर है उसमें जितने भी योग हैं, चाहे विपरीत राजयोग भी है जिसका होता है, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो बताते हैं कि इस वजह से है, और एक वन लाइनर स्टेटमेंट आ रहा है बिल्कुल उनके बेसिक इंफॉर्मेशन। तो क्या ये माना जाए कि सॉफ्टवेयर जो योग दिखाता है उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो अपनी जगह सही है? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर व्हिच यू यूज एक्चुअली। जगन्नाथ हौरा की बात करें। हाँ, जगन्नाथ शुड बी ओके, बट कभी कभी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। जैसे इवन सिंपल है, मांगलिक दोष है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में देखिए गलत ही दिखाएगा वो। इट विल नेवर बी करेक्ट, बिकॉज वो सिर्फ लगन से ही दिखाते हैं, बाकी मून और वीनस से कंसिडर करते ही नहीं। हमें फायदा ये होता है ना कि वहाँ आप देखिए और फिर खुद स्टडी करिए, तो इट हेल्प्स टू लर्न क्या चल रहा है, कैसे हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए, उससे ये पता लग जाएगा कौन कौन से योग हैं आपके हॉरोस्कोप में। हाँ, क्या क्या हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल, और वो प्रैक्टिस के लिए काफी हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दिखाऊं अभी, यस्टरडे डिस्कसिंग ए पर्टिकुलर हॉरोस्कोप, इन केस आई कैन जस्ट शो यू आल्सो। हेलो सर। ये मतलब आज का क्लास का नहीं, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, वो करूं मैं? हाँ पूछिए। सर जैसे एक हॉरोस्कोप में जैसे राहु का डिग्री समथिंग मतलब 8 डिग्री 36 मिनट ऐसा है जी। तो राहु के साथ सर मार्स है, तो एक ही घर में है, 5th हाउस में है। हाँ। तो बस सर मार्स का डिग्री है 9 डिग्री 1 मिनट ऐसा समथिंग ऐसा, तो मतलब और केतु के साथ सैटर्न है, बट सर केतु के मतलब सैटर्न का डिग्री कम है। और उसका डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? हाँ सर। जस्ट शो टेल मी, एक मिनट बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 जनवरी। एक हाँ 1997। 97 हाँ ठीक है ना, 1997। अच्छा 97। अच्छा हाँ, टाइम है सर दोपहर में 2:05। एंड प्लेस आरामबाग। ARAMBAGH, आरामबाग दिल्ली। स्पेलिंग क्या है? वेस्ट बंगाल। पार्डन? ARAMBAGH। हाँ BAGH। नहीं तो दिल्ली का। और नियरेस्ट प्लेस और कोई है? जस्ट टू हैव सर सिर्फ एज हटा दीजिए, आ जाएगा। ए हटा दूं? एच लास्ट लेटर। ARAMBAG।
अच्छा, बिहार में है ना ये? नहीं सर, बिहार नहीं, वेस्ट बंगाल में। और कोई नियरेस्ट सिटी बताइए। तारकेश्वर। पार्डन? तारकेश्वर। स्पेलिंग? तारकेश्वर, TARA KES। फ्लैट से कलकत्ता, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। ओके सर, कलकत्ता कर तो सेम ही रहेगी उससे। हाँ ओके सर, कलकत्ता कर दीजिए। नहीं अभी तो यहीं की। ये है पोजीशन, आप देखिए राइट ना। ये आप ये राहु के साथ मार्स है और सैटर्न के साथ केतु है। हाँ सर। तो सैटर्न की डिग्री यहाँ देखिए कितना है, ये है 8 डिग्री 15 मिनट्स 34 सेकेंड। यस सर। और केतु कितना है 7 डिग्री 22 मिनट्स। तो सैटर्न इज अहेड ऑफ केतु। केतु पीछे रह गया, सैटर्न आगे चला गया, सैटर्न की डिग्री ज्यादा है। नहीं सर, इन्होंने जो पहले बताया था वो डिफरेंट डिग्रीज थी, आपका लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट आ रही है। क्योंकि मैं जगन्नाथपुरा में देखा था। नहीं, प्लैनेट की डिग्री डिफरेंट नहीं हो सकती ना, वो तो सेम ही रहेगी। असेंडेंट की डिग्री चेंज हो सकती है, प्लैनेट तो वही रहेगा जोडियक में। इसमें क्या है कि जो केतु का डिग्री जो है वो कम है और सैटर्न का ज्यादा है यहाँ पर। तो मैंने जब हरन्नत युगों में देखा था ना सर, उसमें केतु का ज्यादा था, सैटर्न का कम था। उसमें देखिए ऐसा है, जो आप देख रहे हैं कि जो राहु केतु की दो होते हैं, एक ट्रू लॉन्गिट्यूड होता है, एक एवरेज लॉन्गिट्यूड होता है, मेन लॉन्गिट्यूड होता है। तो पहले हम लोग मेन लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट किया करते थे, लेकिन आजकल वी गो बाय द ट्रू लॉन्गिट्यूड। तो उसमें भी ऑप्शन है जगन्नाथ होरा में, आप उसको मेन की जगह ट्रू कर दीजिए, ट्रू लॉन्गिट्यूड, एंड दैट इज द राइट पोजीशन। और जब ट्रू लॉन्गिट्यूड कर देंगे देन यू सी द डिफरेंस एक्चुअली, फिर ये ऐसे ही आएगा जो इसमें लिखा हुआ है। मतलब सर इसका तो ये काल सर्प योग नहीं है तब? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर ये सारा सैटर्न भी केतु के अंदर ही होता तब काल सर्प योग होता। या मंगल की पोजीशन देखिए, राहु इज 7 डिग्री 22 मिनट्स, मार्स कितना है, मार्स इज 9। तो मार्स तो है राहु के अंदर, बट ये जो सैटर्न है ये बाहर जा रहा है। इन्होंने सर पहले जो राहु केतु बताया था दैट वाज 836, 8 डिग्री 36। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ कि इनका वो होगा ना, वो मेन लॉन्गिट्यूड पर होगा वो। वहाँ वो ट्रू नहीं होगा। हाँ ओके सर, मुझे लग रहा था ये शायद होगा। अगर मान लीजिए कि अगर 6 होता तो फिर काल सर्प योग बनता। ओके सर। बट क्योंकि ये शनि का ज्यादा लॉन्गिट्यूड हो गया तो शनि आगे चला गया इससे, तो इसलिए काल सर्प योग नहीं बना। ठीक है ना? हाँ सर, वही जानना था। अच्छा, जैसा एक क्वेश्चन और था जी, ये आप लियो स्टार सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इस टाइम। हाँ, हम लोग जगन्नाथ होरा कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्रीली अवेलेबल है ये जगन्नाथ होरा, और शायद लियो स्टार कॉस्टली है। अब जैसे लक्ष्मी किरण आप में है, यहाँ हम ईस्ट फॉल और कास्ट फॉल आराम से जगन्नाथ होरा में भी देख पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ईस्ट फॉल और कास्ट फॉल और लक्ष्मी किरण में एम्पलीट्यूड वाइज कौन सी चीज ज्यादा एक्यूरेट है? नहीं, मैंने क्या कहा कि रश्मि किरण इज द ओवरऑल लाइफ इंडेक्स ऑफ ए नेटिव, कि जितनी ज्यादा रश्मि किरण होगी उतना ही उस नेटिव की लाइफ बेटर होगी, मतलब उसका स्टेटस बेटर होगा एक्चुअली में। और जो टोटल रश्मि किरण है वो जो लिखी होती है, तो 25 से कम तो खराब होती है, मतलब बहुत अच्छा नहीं होता स्टेटस। लेकिन जो 25 से जितना भी ज्यादा होगा उतना ही आदमी का जो इंडेक्स है लाइफ का वो बेटर होगा। और देखिए मैंने देखा है कि कुछ केसेस में इट इज 60-70 एंड यू सी द स्टेटस ऑफ दोज पीपल, बहुत अच्छा होता है फिर। तो वो एक जनरल एक ओवरऑल इंडेक्स है, मैं तो कहता हूँ लाइफ का इंडेक्स है बस रश्मि किरण। अच्छा, दूसरा ये आत्मकारक वगैरह या जी के, एम के, पी के या पी आई, ये सब जितने कारक हैं वो जगन्नाथ होरा में वो दिखाते हैं कि साहब किस लॉन्गिट्यूड में है, किस पद में है, किस राशि में है, किस नवभाषा के साइन में है। बिल्कुल। अब ये दिखा तो रहे हैं, मगर ये है कि इसके रिजल्ट, जैसे कि आपने कहा कि भाई योग अब दशा में, अब दशा जब तक नहीं जानेंगे तब तक सब बेकार है जानना।
वही हम करेंगे। दशा को पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग दशा और ट्रांजिट दोनों ही पढ़ेंगे एक्चुअली में, क्योंकि उनके बिना आप नहीं कर सकते। दशा एंड ट्रांजिट आर द मेन। कुछ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम फ्राइडे को दशा एंड ट्रांजिट ही पढ़ना है हमें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, उससे हमें आइडिया लगेगा, फिर बेटर आइडिया लगेगा। जी जी, थैंक यू। रिकॉर्डिंग जो भेज रहे हैं वो कैसा, वो खुल नहीं पा रही, कुछ प्रॉब्लम? नहीं, मैंने सब खोल दिया है। नाउ आई मेड इट पब्लिक, एवरीथिंग इज ओपनिंग नाउ। यस, ओके। I have one doubt. ये हाँ, बोलिए। फेसबुक का उसका कांटेक्ट लिंक भेजा है ना शायद? नहीं, अब मैंने दोबारा भेजा है, उसमें सब खुलेगा। अच्छा, ठीक है। जैसे ये प्लैनेट रिट्रोग्रेड बोलते हैं आप, तो उसका ऑपोजिट कोई टर्म है? डायरेक्ट, वन इज डायरेक्ट एंड अदर इज रेट्रोग्रेड। अच्छा, डायरेक्ट। ओके। डायरेक्ट मतलब सीधा मूव कर रहा है, रेट्रोग्रेड मतलब उल्टा मूव कर रहा है। ओके। या इसको हिंदी में वक्री भी बोलते हैं, रेट्रोग्रेड को वक्री बोलते हैं। राइट। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर।